दोस्तों, प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी जो प्रायः विपक्ष शासित राज्यों में विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए चर्चा में रही है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक बड़े कप सिरप घोटाले की जांच कर रही है। इस मामले में ईडी ने दुर्लभ टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये राज्य में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हो सकता है। ये कोडीन युक्त कप सिरप की अवैध तस्करी और नशीली दवाओं के व्यापार का मामला है, जिससे स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। ईडी का दावा है कि इससे 1000 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई हुई है। इस काले धन को सफेद करने के लिए 220 लोगों के नामों का इस्तेमाल करके 700 से अधिक फर्जी कंपनियां पंजीकृत कराई गई है। अब तक 37 लाख से अधिक बोतलें जब्त की जा चुकी है और 67 से अधिक आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। संदिग्धों में कथित रूप से भाजपा सांसद धनंजय सिंह के नजदीकी लोग शामिल हैं। हालांकि सीधे आरोप नहीं लगे हैं। ईडी जिस पर अक्सर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाता है, अचानक उत्तर प्रदेश जैसे सत्तारूढ़ दल के शासित राज्य में इतनी सक्रिय क्यों हुई और उसने इतनी मजबूत भाषा का प्रयोग क्यों किया? इसकी एक व्याख्या हाल के एक अन्य विकास से जोड़कर देखी जा रही है। हाल ही में खबरें आई थी कि प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के एक शक्तिशाली अधिकारी एनएन जोशी का नाम महादेव ऑफलाइन वेटिंग ऐप घोटाले से जुड़ा है। ये वही ऐप है जिसकी जांच ईडी पहले विपक्ष नेताओं के खिलाफ कर रही थी। चूंकि ईडी गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है, जिसके प्रमुख अमित शाह, इसीलिए ये प्रश्न उठता है कि क्या ये कार्रवाई पीएमओ के भीतर प्रभाव को लेकर किसी आंतरिक शक्ति संघर्ष का संकेत है। साथ ही यूपी में ईडी की सक्रियता को केंद्रीय नेतृत्व अमित शाह और राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच तनाव की कथित प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर इन घटनाओं से ये प्रश्न उभरता है कि क्या ईडी की कार्रवाइयां अब केवल विपक्ष तक सीमित हैं या फिर वे सत्ता के गलियारों में चल रहे आंतरिक संघर्षों और प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करने लगी है। कप सिरप घोटाला एक गंभीर आपराधिक मामला है, लेकिन ईडी की इस मामले में अप्रत्याशित रूप से सक्रिय भूमिका और उसकी टिप्पणियां राजनीतिक गलियारों में व्यापक रूप से चर्चा का विषय बन गई है। और बताया जा रहा था कि यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ अमेठी की इतनी जरूरी सीट पर भी प्रचार करने नहीं गए और वहां पर स्मृति ईरानी चुनाव हार गई। कहा जा रहा था कि अगर लोकसभा में यूपी में बम्पर जीत मिली होती अमित शाह को तो योगी की कुर्सी जा सकती थी। योगी को गद्दी से हटाने की पूरी तैयारी थी। दरअसल अगर पूरे देश के मुख्यमंत्री को आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को देख लीजिए, तो वो सारे के सारे आपको अमित शाह के यस मैन दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बेहद मजबूत थे, उनको किनारे करके मोहन यादव के नाम की पर्ची निकाल दी गई। राजस्थान में वसुंधरा को किनारे करके भजन लाल के नाम की पर्ची निकली, जिन्होंने खुद कभी सोचा नहीं होगा कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बाकी प्रदेशों की बात जाने दीजिए, आप तो जानते हैं एक एक नाम क्या लेना जरूरी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ है वो अमित शाह की पर्ची नहीं थे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जब पहली बार मुख्यमंत्री बनाए जा रहे थे तो भी मनोज जी और तमाम सारे लोगों का नाम सामने आ रहा था कि इनमें से कोई बन सकता है। मनोज सिन्हा, वही जिनको बाद में एलजी बनाया गया कश्मीर का। अब कश्मीर का एलजी अगर मनोज सिन्हा को बनाया गया है तो आप समझ सकते हैं कि अमित शाह के वो कितने करीब होंगे। हुआ ये कि मनोज सिन्हा चुनाव हार गए और योगी आदित्यनाथ ने पहले भी एक बार अलग पार्टी वार्टी बनाई है और सब जानते थे कि अगर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वो शिवराज सिंह चौहान की तरह शांति से बैठेंगे नहीं, कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। तो पहली बार बनाना पड़ा योगी आदित्यनाथ को, दूसरी बार फिर चुनाव जीते तो फिर बनाना पड़ा। और याद कीजिए कि अभी राइट्स में एक खबर छपी थी कि योगी आदित्यनाथ को अगले प्रधानमंत्री के रूप में बताया गया था कि योगी आदित्यनाथ भारत के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। अब मोदी जी 75 से ऊपर के हो गए हैं और अगले प्रधानमंत्री की बात तो होगी ही। और अगले प्रधानमंत्री की दौड़ में जो सबसे आगे दो नाम दिखाई देते हैं वो नाम दिखाई देता है अमित शाह
और योगी आदित्यनाथ का। अमित शाह अगर केंद्र सरकार में नंबर 2 हैं तो कहा यह जाता है कि मोदी के बाद सबसे बड़े वोट पुलर कोई है अगर तो वो बीजेपी के अंदर तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। उनका अपना वोट बैंक है, उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हिंदुत्व की राजनीति को और ज़्यादा कट्टर तरीके से पेश करते हैं, वो तो उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है। और आपको भारतीय जनता पार्टी के कई जो अल्ट्रा भक्त हैं वो ये कहते हैं कि मिल जाएंगे, कि योगी जी आएंगे तब ये होगा। मोदी तो नहीं कर पा रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ दौड़ में तो हैं। दूसरी एक और चीज़ है, योगी आदित्यनाथ काफ़ी यंग हैं, अभी युवा हैं, अमित शाह से उम्र में थोड़े से कम ही हैं। तो अमित शाह के लिए सबसे बड़ा अगर कोई खतरा है तो वो है योगी आदित्यनाथ। अब ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ तीसरा चुनाव भी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से जीत के आते हैं तो उनका दावा कितना मजबूत हो जाएगा आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अमित शाह के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो यूपी के बारे में ये कहा जाता है कि आजकल की यूपी में बीजेपी के अंदर योगी आदित्यनाथ का जो जितना बड़ा विरोधी है उसके पौ उतने ही 12 हैं। आप देखिए, पंकज चौधरी को अभी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, इसके पहले राज्य मंत्री भी बनाया गया था डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, जिनकी राजनीति लगभग योगी आदित्यनाथ ने खत्म कर दी थी। उसी सीट से चुनाव लड़ा जहां से राधा मोहन दास एमएलए रहते थे। अमित शाह की कृपा से न केवल वो राज्यसभा में पहुंचे बल्कि किसी राज्य के प्रभारी भी हैं, तो उनको अपनी एक पोजीशन दी गई। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो योगी को पसंद नहीं करते थे, जिनको योगी पसंद नहीं करते थे और जिन जिन को अमित शाह ने चढ़ा बढ़ा के अच्छी जगह पहुंचा दिया। कहा जाता है कि इस तरह से योगी आदित्यनाथ को उनके ही इलाके में वो घेर रहे हैं। अब इन सब चीज़ों के साथ ईडी के बयान को जोड़ के देखिए, जिसमें ईडी कहती है कि यूपी में जो घोटाला सामने आ रहा है इससे पहले कभी इतना बड़ा घोटाला यूपी में हुआ ही नहीं। ये ईडी कह रही है जो अमित शाह के अंडर में काम करती है। आप सोचिए कि ईडी का बॉस बिना अमित शाह की सहमति से ऐसे पॉलिटिकल बयान दे सकता है। छत्तीसगढ़ में छापे पड़े, राजस्थान में छापे पड़े और भी जगहों पर छापे पड़े, लेकिन कभी इस तरह का बयान सामने नहीं आया। आपको नहीं लगता कि ईडी के सहारे योगी के आसपास लोगों को घेरा जा रहा है? ये जो पूरा धंधा है कोडिन सिरप का, इसमें जरा एक और चीज गौर से देखिएगा। शुभम जायसवाल इसके किंग पिन जरूर हैं, लेकिन उसके अलावा जितने नाम आप देखेंगे उन नामों में आपको सिंह लिखा नजर आएगा। और आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ठाकुरवाद की अपनी राजनीति करते हैं। तो मेरे समझ में जो आ रहा है वो ये है कि ईडी के सहारे योगी आदित्यनाथ को एक और मोर्चे पर घेरा जा रहा है। कल्पना करके देखिए कि इस पूरी जांच की लकीर कहीं और रेंगते रेंगते योगी आदित्यनाथ के करीब पहुंच गई और ईडी ने आधे घंटे भी योगी आदित्यनाथ से पूछताछ कर ली। इसका मतलब क्या हो? इसका तो पहला मतलब ये होगा कि योगी आदित्यनाथ की जो एक क्लीन इमेज है उस पर धब्बा लग जाएगा, और दूसरा ये होगा कि उनकी इमेज बनेगी कि वो इतने भी मजबूत नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके घर ईडी पहुंच गई। और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, विधानसभा चुनाव लड़ती है अमित शाह के अंडर में, अमित शाह अपने हिसाब से कैंडिडेट तय करवाते हैं, तो क्या चुनाव के बाद वो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनने देंगे? वैसे तो सवाल ये भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी कलह के बाद यूपी में पूर्ण बहुमत हासिल कर सकेगी? इसी के साथ एक और चीज जोड़ लीजिए जो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे भाजपाई मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने एसआईआर के ऊपर सवाल उठाया है। जी, एसआईआर के ऊपर अभी तक यही होता रहा है कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के लोग सवाल उठाते रहे और भाजपा के लोग तो जाकर चुनाव आयोग के पक्ष में बयान देते रहे हैं कि एसआईआर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 4 करोड़ नाम काटे गए हैं, जिसमें से 85 से 90% भारतीय जनता पार्टी के लोग के हैं, वोटर्स के हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एसआईआर जिसके पीछे माना जा रहा है कि अमित शाह का दिमाग है, एसआईआर जिसको लेकर जिसके समर्थन में अमित शाह लगातार लोकसभा के अंदर बयान दे रहे थे, एसआईआर जिसके पीछे पूरी सरकार, भारत सरकार जो है वो खड़ी है और लगातार उसको समर्थन दे रही है। राहुल गांधी ने इतने संगीन आरोप लगाए, सबूतों के साथ आरोप लगाए, लेकिन कोई जांच नहीं चल रही है, किसी को कुछ भी नहीं कहा गया है। और जो आपके इलेक्शन कमिश्नर हैं उसको चुना किसने है?
मोदी जी और अमित शाह ने मिलकर चुना है, वो अमित शाह के अंडर में ऑफिसर्स रह चुके हैं, उनकी तस्वीरें हैं अमित शाह के साथ। तो अगर उनके ऊपर योगी आदित्यनाथ सीधे आरोप लगा रहे हैं कि 4 करोड़ वोट काटे गए हैं और जिसमें से 80 से 85% भाजपा के हैं, तो असल में वो सीधा हमला अमित शाह के ऊपर कर रहे हैं। तो देखिए, तलवारें दोनों तरफ से खुली हुई हैं। जहां आदित्यनाथ को मौका मिल रहा है वो अमित शाह पर हमला कर रहे हैं इनडायरेक्टली, जहां अमित शाह को मौका मिल रहा है वो ईडी के थ्रू या अध्यक्ष बनने को लेकर या उनके विरोधी को अच्छे पद पर बैठाने को लेकर वहां पर योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमला कर रहे हैं अमित शाह इनडायरेक्टली। अब इन हमलों का क्या असर होगा, क्योंकि देखिए इतिहास बताता है कि जब कोई राजा लंबे समय तक गद्दी पर रह जाता है तो उत्तराधिकारी के बीच की छटपटाहट बढ़ने लगती है। चाहे वो कश्मीर के जैनुल आबदीन हो, चाहे मुगल वंश के सम्राट अकबर हो, लंबा लंबा शासन किया तो इसके बच्चे ने ही इनके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। 10-11 साल मोदी जी को हो गए, 75 साल की एज है, मान लीजिए 5 साल और मतलब अगले चुनाव तक 80 साल के हो जाएंगे। उसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया है, नितिन गडकरी अलग अपने तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अमित शाह ने सीधे सीधे एक बंदे को बिहार से लाकर चुना और आरएसएस को किनारे लगा दिया, और आरएसएस को किनारे लगाकर अमित शाह अलग ताल ठोक रहे हैं और आपको योगी आदित्यनाथ धीरे धीरे अपनी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये उत्तराधिकारी की लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितनी कलह पैदा करेगी और इसका यूपी के आने वाले चुनाव पर क्या असर होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी अखिलेश यादव बड़ी मस्ती में नजर आ रहे हैं, लगातार उनके चुटकुले बयान आ रहे हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि अगले चुनाव में इसका फायदा उठाकर योगी आदित्यनाथ को और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया जा सकता है। क्या होगा, कैसे होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि कोडीन कफ सिरप का मामला बेहद सीरियस है। राजनीति को किनारे रख के इस मामले की जबरदस्त जांच जरूरी है। जो भी इसमें दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द मिले। आप क्या चाहते हैं कमेंट में बताइएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।